स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। इससे पहले जो आपने पढ़ा था वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, उसमें फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो आप फार्मूला लगाते हैं W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और आप वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस केस में जब आपके पास फोर्स जो है वो कांस्टेंट ना हो, तो हम सीधा ये वाला फार्मूला आराम से अप्लाई करके इस तरह से वर्क डन नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें फोर्स जो है वो एट ईच एंड एवरी मोमेंट जो है वो चेंज हो रही है। तो ये जो है फोर्स जो है वो कांस्टेंट ना रहना, ये हमारे बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है रियल में। जैसे कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इसी की एग्जांपल ले लें, या कोई रॉकेट जो है वो मूव कर रहा हो, तो जैसे जैसे रॉकेट जो है वो अवे फ्रॉम द अर्थ मूव करता है, उसके साथ साथ जो है उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है। तो इस तरह फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। तो ऐसे केस में जो है फोर्स, जैसे अर्थ के ही देख लें, फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू होता है G m1m2/r², ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ के मुताबिक जो है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इस तरह से जो है, अगर हम मास स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल ले लें, मास स्प्रिंग सिस्टम में भी स्प्रिंग की स्ट्रेचिंग के साथ साथ जो है वो फोर्स की वैल्यू चेंज होती रहती है, तो वहाँ पे भी फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती। इस तरह जो है वेरिएबल फोर्स होती है। तो फिर अब हम नेक्स्ट जो है वेरिएबल फोर्स के लिए फार्मूला कैलकुलेट करेंगे कि उस वक्त वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो है कोई एक बॉडी है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये पार्टिकल जो है वो मूव करता है, और पार्टिकल जो है जब मूव करता है उस वक्त उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है उसको मूव करने के लिए, वो कांस्टेंट नहीं रहती, बल्कि वो वेरिएबल फोर्स है, जैसे कि इस फिगर में शो किया गया है। अब ये है कि ये वाला जो वेरिएबल फोर्स है, हम इसका टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए इस पूरे पाथ को, जितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, हम उसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं, और उनके नाम इस तरह से कि फर्स्ट इंटरवल का नाम डेल्टा D1, सेकंड डेल्टा D2, एंड सो ऑन, और लास्ट इंटरवल होगा डेल्टा DN। इस तरह जो फर्स्ट इंटरवल के लिए, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स की वैल्यू होगी वो F1, सेकंड के लिए F2, एंड सो ऑन, और लास्ट के लिए FN। तो इस तरह से ये जो सारी फोर्सेस हैं, दे आर एक्टिंग ड्यूरिंग दीज इंटरवल्स। सो फर्स्ट इंटरवल के लिए अगर हम देखें, हमने यहाँ पे जो स्मॉल इंटरवल लिया है, इस इंटरवल में जो फोर्स की वैल्यू है वो तकरीबन कांस्टेंट रहती है, अप्रॉक्सीमेटली सेम। तो हम इस तरह से वर्क डन जब कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट इंटरवल के लिए जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो होगी डेल्टा W1 इज़ इक्वल टू F1 डॉट डेल्टा D1, दैट इज़ इक्वल टू F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1। यानी इस तरह से हम जो वर्क फर्स्ट इंटरवल है उसके बाद सेकंड इंटरवल का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा W2 दैट विल बी इक्वल टू F2 डेल्टा D2, दैट इज़ इक्वल टू F2 cos of theta 2 delta D2, and similarly for other intervals। देन हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हम इन सब का सम करेंगे। डेल्टा टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस सो ऑन प्लस डेल्टा WN। देन हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। डेल्टा W1 इज़ इक्वल टू F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1 प्लस F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2 प्लस सो ऑन प्लस FN cos थीटा n डेल्टा DN। इन सब को सम की फॉर्म में लिखें, फार्मूला की फॉर्म में, तो वो बनता है समेशन I इज़ इक्वल टू 1 to n
Fi cos of theta I delta di. This is the formula for the total work done by a variable force. अब ये वाला जो आपने टोटल वर्क डन कैलकुलेट किया है, इसको हमने अभी जो है मैथमेटिकल वे से किया है। हम इसी वर्क डन को ग्राफ प्लॉट करने से, ग्राफिकल मेथड से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट डी जो हमने छोटे छोटे इंटरवल्स में उसको डिवाइड किया था, और उसको हम अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं, और इसी तरह एफ कॉस थीटा जो है उसको हम अलोंग वाई एक्सिस लेते हैं। अब हम ये जो हमने ग्राफ इसका कर्व ड्रा कर लिया, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि आप देखेंगे अलोंग वाई एक्सिस जो है वो एफ कॉस थीटा है, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास यहाँ पे डेल्टा डी है। फर्स्ट इंटरवल डेल्टा डी 1 लें तो उसके लिए जो वर्क डन होगा वो वाई एक्सिस में F1 कॉस थीटा 1 होगा। यानी अगर आप देखें तो बेटा ये फर्स्ट वाली अगर आप रेक्टेंगल देखें, उसकी विड्थ है डेल्टा D1 और उसकी लेंथ है F1 कॉस थीटा 1। इसी तरह सेकंड के लिए विड्थ है डेल्टा D2 और उसकी लेंथ है F2 डेल्टा D2। आप इसको इस फिगर में भी ये देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट के लिए बेटा अगर वर्क डन इसका कैलकुलेट करें एरिया फर्स्ट इंटरवल के लिए, तो एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो लेंथ इंटू विड्थ F1 कॉस थीटा 1 इंटू डेल्टा D1। इसी तरह सेकंड के लिए एरिया आ जाएगा F2 कॉस थीटा 2 डेल्टा D2। और इस तरह हम इन सारे एरियाज़ का अगर सम करेंगे तो वो टोटल एरिया बन जाएगा अंडर द कर्व गिवन इन दिस ग्राफ। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम वर्क डन जो होगा टोटल वो हम एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करके भी हम निकाल सकते हैं। यानी पहला मेथड जो है वो आप मैथमेटिकल यूज़ करते हैं, दूसरे मेथड में आप ग्राफिकल मेथड वे यूज़ करते हैं जिसमें हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो आपके पास ग्राफ बनेगा आपने उसका एरिया जो है उसके अंडर जो कैलकुलेट कर लेना है। तो वो आपको किस चीज़ की वैल्यू देगा, वो आपको टोटल वर्क डन की वैल्यू देगा। यानी इसको हम शेडेड एरिया कहते हैं। अब ये है कि इस तरह से जो वर्क डन है दैट इक्वल्स द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ वी सब डिवाइड द डिस्टेंसेज इनटू लार्ज number of intervals so that each delta D becomes very small, the work done given by this equation जो भी हमने कैलकुलेट की है becomes more accurate if we let each delta D approaches to 0। यानी डेल्टा डी जो है वो हमने इतना स्मॉल लेना है कि जितना स्मॉलेस्ट हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको हम कहेंगे वो अप्रोचेस टू 0 है। देन वी एग्जैक्ट the last equation that is W total यानी total work done is equal to limit delta D approaches to 0 I is equal to 1 to n Fi cos theta I delta Di। In this limit delta D approaches to 0, the total area of the rectangles and then that approaches the area between the F cos theta curve and D axis from A to B. So this is the alternate method to calculate the total work done by a variable force.